नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को जैसे सुरक्षित बाहर निकाले जाने की खबर आई, पूरा देश जश्न में डूब गया। पीएम मोदी को यह जानकारी जैसे ही दी गई, उन्होंने बाहर निकले मजदूरों से फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। हौसले की जीत हुई और पहाड़ की चट्टान का सीना तोड़कर 17 दिन से फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 140 करोड़ लोगों की दुआओं का असर था कि काल को मात देकर अंधेरे में डूबी 41 जिंदगियों को नया आगाज मिला और दुनिया ने नए भारत का नया स्वरूप देखा, जो न डरता है न हारता है और वो मुश्किलों से हर कदम पर मुकाबले का हौसला रखता है। 17 दिनों से चल रहा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ तो पूरा देश जोश और उत्साह से भर गया। इस दौरान पीएम मोदी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से फोन पर बात की। उन्होंने मजदूरों से उनका हाल चाल जाना और उनके जज्बे को सलाम किया। इससे पहले पीएम मोदी ने फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों की बहादुरी और संकल्प शक्ति की सराहना की और कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और मजदूरों की सुरक्षित निकासी पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से मजदूरों की स्थिति की जानकारी भी ली। धामी ने उन्हें बताया कि पहले मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने घर वापस भेजा जाएगा। धामी ने पीएम मोदी को मजदूरों की वापसी के लिए किए गए इंतजाम के बारे में भी विस्तार से बताया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने हालात पर नजर बनाए रखी। उन्होंने बताया कि सरकार ने रेस्क्यू के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए ताकि फंसे मजदूरों को निकालने में न देर हो और न इसमें कोई परेशानी आड़े आए। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को मजदूरों की वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। मानो देशवासियों की दुआ काम आई और फंसे मजदूरों को नई जिंदगी देने में कामयाबी मिली। 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से सफल किया जा चुका है। लगातार न्यूज नेशन पे आप अपडेट दिख रहे थे किस तरह से ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होता है, लेकिन 17 दिन 41 जिंदगियां और 400 घंटे से ज्यादा का समय और पूरा ऑपरेशन सफल। कई बार चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार कर लिया गया है। देश के सामने जब भी कोई चुनौती या मुश्किल आती है तो पीएम मोदी चट्टान बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। खुशी के वक्त देश के साथ जश्न मनाना और मुसीबत के वक्त देशवासियों का हौसला बढ़ाना एक सच्चे जननेता की पहचान है और पीएम मोदी ने खुद को एक बार फिर इस कसौटी पर खरा साबित किया है। उत्तरकाशी की सिलकेला टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में रेड माइनर्स ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें से 5 रेड माइनर्स मध्य प्रदेश से थे, जिन्होंने ऑपरेशन को सफल बनाया। हमारी रिपोर्ट देखिए। ये है रेड माइनर्स, जो किसी योद्धा से कम नहीं है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में इनका अहम योगदान है। इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर 41 जवानों को बाहर निकाला। 12 रेड माइनर्स की टीम ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने में जान की बाजी लगाई।
ये हम लोगों ने हिल्डी द्वारा काम किया गया है। जो पत्थर आए जो उसमें जो हमारे बैठे हुए हैं सब बिल्डर आदमी, इन लोगों ने गैस कटर के द्वारा सब इन लोगों ने सब काटा हुआ है। इसके बाद जो मिट्टी मैनुअल किए हैं जो काम, ये हम लोगों ने फावड़ा और इसका हिल्डी के द्वारा इसकी मिट्टी निकाली गई है। लेकिन आपने क्या किया था? हमारा काम था रेड माइनर्स का, जो पाइप के अंदर जाके मलबा को बाहर निकालने का। आपने किस तरह से मलबा निकाला था? हम लोग तो एक कस्सी द्वारा रेडी पे भर के खींचते गए, पाइप पुशिंग करवाते गए। इस टीम में 5 रेड माइनर्स मध्य प्रदेश से थे, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। रेस्क्यू अभियान में एमपी के 5 रेड माइनर्स शामिल थे। राकेश राजपूत, प्रसाद लोधी, बाबू दामोदर शामिल थे। भूपेंद्र राजपूत, जैतराम भी रेड माइनर्स की टीम में शामिल थे। दरअसल टनल में 17 दिन तक फंसे रहे मजदूरों को निकालने के लिए हर टेक्निक का सहारा लिया गया। 15 दिन तक अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 3 तरफ से ड्रिलिंग की गई, लेकिन आखिरकार सहारा लिया गया उस तकनीक का जिसे कोयला खदानों में इस्तेमाल किया जाता था, और इसे कहते हैं रेड माइनिंग। जिस खुदाई को रेड माइनर्स ने इतनी आसानी से पूरा कर लिया, वो असल में काफी खतरनाक है, और इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि इसे साल 2014 में ही बैन कर दिया गया था। हालांकि ये रेड माइनर्स उत्तरकाशी में देवदूत साबित हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। और अब बात उन हीरोज की जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। 12 लोगों की इस टीम ने पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को 17 दिन की कैद से बाहर निकाला। हाथों से चट्टान को चीर देने वाले इन हीरोज पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिस काम को करने में अमेरिकी ऑगर मशीन फंस गई, जिस काम को 15 दिन में नहीं किया जा सका, उसे 2 दिन में ही पूरा कर लिया 12 लोगों की टीमों ने। ऐसे में पूरा देश जानना चाहता है कि ये लोग हैं कौन, जिन्होंने अपने हाथों से ही चट्टान को चीरकर रख दिया। रेड माइनर्स हाथों से चट्टानों को चीर दिया। सिलक्यारा टनल जिसमें फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी ऑगर मशीन सामने से खुदाई कर रही थी, एक मशीन सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही थी, और तीसरी टीम सुरंग के दूसरी छोर से खुदाई में जुटी थी। लेकिन 15 दिन बाद तक मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। पता नहीं मजदूरों को निकालने के लिए कितने प्लान तैयार किए गए, लेकिन हर एक प्लान किसी न किसी मोड़ पर आकर फेल होता रहा। आखिरकार जब सारी तकनीक और मशीनों ने पहाड़ के सामने घुटने टेक दिए, तब मजदूरों के रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम को बुलाया गया, जिसका नाम है रेड माइनर्स। महज चंद घंटों में ही रेड माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। पूरे ऑपरेशन में रेड माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। इन रेड माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। 6 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई का रास्ता बनाया गया। 800 mm के व्यास का पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। 2 रेड माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6 से 7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींच लाते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं, तब बाहर से 2 लोग अंदर जाते हैं। टनल के अंदर रेड माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। देखिए कैसे पाइपलाइन के अंदर खोदे जा रहे चट्टान के मलबे को निकाला जा रहा है। रेड माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो
कल से चूहा सुन रहे हैं, ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है जिसे कपड़े वपड़े कुतरते? सुरंग करने वाले लड़के हैं, अंदर उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी मेरे तो करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहा है, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। रैट माइनर्स ने चंद घंटों के अंदर ही चट्टान को चीरते हुए 58 मीटर की पाइपलाइन बिछा दी और उस काम को कर दिखाया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं। एकदम ऐसे करके लाएगा ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो और उनके जब जाएं तो उनका पाइप पे टच ना हो, और ताकि जो पाइप जा रही है वो जो स्ट्रेचर है, उस स्ट्रेचर बीच में कहीं फंसे ना, बिकॉज उसको आराम से धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ताकि रोप अंदर फंस ना जाए। ये एक टफ काम हो सकता है सर, आप खींच करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं क्या? स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में। अच्छा, हाँ जी। वो कितना समय लगता होगा सर एक को बाहर निकालने? पैनिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है, जिसको कहते हैं ना एकदम साहिस्ता तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है ये। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद 17 दिन से 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। पहाड़ को चीरने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस जंग को जीतकर दिखाया है रैट माइनर्स ने। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ था हादसा और कहां कमी रह गई थी और क्या कुछ छूट गया था, जिसके चलते 17 दिनों तक 41 जिंदगियां अंधेरे में फंसी रहीं। रिपोर्ट देखिए। बारह नवंबर की सुबह 5:30 बजे जब 41 मजदूर सिलक्यारा पोर्टल से 260 मीटर से 265 मीटर अंदर रिप्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे, तभी सिलक्यारा पोर्टल से 205 मीटर से 260 मीटर की दूरी पर मिट्टी का धसाव हुआ और श्रमिक अंदर फंस गए और इस सुरंग में 17 दिन तक फंसी रही 41 जिंदगियां। आखिर दिक्कत कहां आई, ये जानना भी जरूरी है। पूरा भरोसा था कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको धक्का दे करके, जैसे ये समझिए ये टनल है, तो यहाँ से धक्का दे करके बीच का जो पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट जहाँ पर सबसे ज्यादा टफ माना जाता है कि जहाँ पे मलबे का बीच का पॉइंट होता है, तो वहां पर माना गया कि काफी ज्यादा टफ होगा ढकेलना, क्योंकि वहां पर आपकी स्लेब जो ऊपर की स्लेब हो जिसमें करीब आप मान के चलिए कि बहुत सारे जो लोहे के आर्टिकल्स वो फंसे होंगे, वो गिर जाते हैं नीचे, और उसके साथ में लोहे के जो सरिया है, लोहे का जाल है, वो वहां पे मौजूद होगा। इसलिए माना गया कि अगर हमने इसको पार कर लिया तो हमें आगे किसी तरह का कोई मलबा इस तरह का नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। यहाँ पर 24 मीटर पे जब स्टक हुआ, पहला वहां पे रुकावट हुई, 3-4 दिन इसमें लग गए उसको निकालने में। फिर उसके बाद जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो उसका 2 तरीके का काम है, एक तो वो धक्का देती है मशीन, और दूसरा ये कि जो आगे जो ब्लेड्स हैं वो काटते हुए चलते हैं, यानी कि पाइप के अंदर वो बकायदा ऐसे काटते हुए चलते हैं और पाइप को पीछे से धक्का दिया जाता है। ये लगातार चल रहा था, लेकिन 24 मीटर पर, फिर उसके बाद 40 मीटर पर और उसके बाद 46 मीटर पर, ये 3 बार जो है ऑपरेशन को बड़ा झटका लगता है। अब आप सोचिए जरा, ब्लेड को बाहर निकालने में 2 दिन लग गए और उसको रिपेयर करने में 2 दिन लग गए। उसके बाद कहा गया कि हम इसे मैनुअल तरीके से करेंगे, तो अंदर से रैट माइनर्स जो लोग थे, रैट माइनर्स जो 28 रैट माइनर्स बुलाए गए, उन्होंने खोदना शुरू किया। जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो वो बड़ी जल्दी होने लगा। इसका मतलब ये कि पूरा ऑपरेशन बड़ी आसानी से होने लगा और ये बड़ी तेजी से अंदर जाने लगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सेना के जवानों से संवाद करते रहे, क्योंकि आर्मी ने भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा संभाला था। स्थानीय लोग भी शुरू से ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाबा बौखनाथ का धन्यवाद दे रहे थे। बिल्कुल हमारे जो बाबा बौखनाथ जी हैं, ये कृष्ण का अवतार हैं और यहाँ पे जो है भगवान बौखनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने दिनों तक भी हमारे श्रमिक भाई जो है सकुशल अभी तक बाहर आ चुके हैं और आ चुके हैं, समझो। अब मंगलवार को मंगल खबर आई कि टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया है और आखिरी हिस्से की खुदाई रैट माइनर्स ने की। ऐसे ही एक रैट माइनर से बात की संवाददाता आमिर हुसैन ने। रैट माइनर्स होते क्या हैं और आप कैसे उस टनल के अंदर जो पाइप पड़ा हुआ है कैसे गए थे अंदर, पूरी बात बताइए। सर अंदर गए, लड़के सब गए, टनल वो घुस के बंदे अंदर गए, फिर अंदर ड्रिल मशीन से किए।
अच्छा, डील से। ड्रिल मशीन का जो हैंडहेल्ड ड्रिल मशीन होती है उसका इस्तेमाल किया आपने? जी। अच्छा, तो इंडियन ऑगर मशीन से क्या जो उसके ब्लेड होते हैं वो उससे काम नहीं हो पा रहा था अंदर? सर अंदर ना ओवर जो फंस गए थे काट के निकाल दिए और ऊपर सरिया आ गए थे, इसलिए फंस गया। अब बिल्कुल हाथ से काट के निकाल दिए थे। अच्छा, अब चले गया आराम से कर दिया। आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी जब अंदर जाते होंगे, ऑक्सीजन की दिक्कत होती होगी? हाँ सर है, ऑक्सीजन का व्यवस्था था उसमें, ऑक्सीजन लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो दिन में काम कर दिया, 2 दिन में कितने मीटर काटा आपने लगभग? सर लगभग 10 मीटर की 15 10 मीटर 2 दिन में 10 मीटर काटा, जो ये अपने आप में बड़ी बात है जो इन्होंने बताई हमें। ये शंभू थे जो कि खुद इन्होंने अंदर जा करके रेड माइनर्स ये बेसिकली हैं और ये एक्सपर्ट हैं एक तरह से, इस तरह की पूरी टीम के साथ में ये काम करते हैं। तो ये अंदर जा करके बाकायदा जिसे कहते हैं चूहे की जैसी खुदाई, चूहा जैसे करौता है उस तरह से इसको किया जाता है। तो जब टनल में खुदाई का काम पूरा हो गया तो फिर बड़े पाइपों से स्केट्स लगे स्ट्रेचर के जरिए अंदर फंसे मजदूरों को बाहर लाया गया। कि जो इस बार का तरीका है उसमें टनल के अंदर से पाइप जो डाला गया है उस पाइप के जरिए अंदर जो स्ट्रेचर है उसमें पहिए जिसमें लगे हुए हैं उसको अंदर भेजना है और बाहर लाना है। ये जो तरीका है उसके लिए पहले तैयारी की जा रही है, मतलब इस सिस्टम को करने के लिए पहले तैयारी की जा रही है कि पहले रस्सी के माध्यम से स्ट्रेचर को एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करना है। आप बात समझिए कि अगर इधर से खींच लेंगे तो फिर स्ट्रेचर को उधर कैसे भेजेंगे, इसलिए 2 रस्सी होंगी, एक ऐसी रस्सी होगी जो दोनों तरफ खींच सकेंगे, यानी इधर से भी खींच सकेंगे। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक तरीका बनाया जाएगा, एक गुल्ली तैयार की जाएगी जिस गुल्ली के जरिए उसको उस साइड भी भेजा जा सकेगा और इस साइड भी खींचा जा सकेगा। आपको बताते हैं कि क्या है इस टनल की अहमियत, क्यों हो रहा था इसका निर्माण। आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो जिसे कहा जाता है सिलक्यारा बड़कोर प्रोजेक्ट जो है, जो ये टनल प्रोजेक्ट है, दरअसल 4.5 किलोमीटर लंबा है। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं, दरअसल खासियत क्यों थी इसकी। खासियत ये थी कि जो 4 धाम यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं और साथ में जो तमाम लोग यहाँ से मूवमेंट करते हैं उनके लिए 25 किलोमीटर का दूरी जो है तय करनी होती है इन्हीं पहाड़ों से। आप ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से रोड जाती है और धनकोड़ की तरफ पहुंचती है। और धनकोड़ यहाँ से करीब जो है आपको बताएं कि 25 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर का एरिया जो है उसको कम करके हमारे मजदूर भाई जो है उसे 4.5 किलोमीटर कर रहे थे। और वो 4.5 किलोमीटर का यही रास्ता था कि वो जो करीब 2 से 2.5 घंटा लगता है और भूस्खलन का अलग खतरा होता है, उस खतरे को भी कम कर रहे थे, साथ में आपका समय भी बचा रहे थे। जब भी कहीं ऐसी टनल बनाई जाती है तो वहाँ एस्केप टनल भी बनाते हैं ताकि इमरजेंसी में उससे बाहर निकला जा सके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। हमने जब हम शुरुआत में आए तो जब हमने टनल देखा, इस टनल को समझा और इस टनल की स्टडी की तो हमने ये पाया कि टनल बनाई जाती है तो एक एस्केप टनल बनाई जाती है। एस्केप टनल जो काम करती है कि अगर इस तरह की कोई विपदा आए, खुदा न खास्ता, कम से कम वो एस्केप टनल का इस्तेमाल किया जा सके, वो जो है इसमें से गायब मिली। दूसरा ये कि आप एक जब इस तरह की टनल बनाते हैं तो उसमें एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके अगर कोई मलबा गिरता है, कोई फंसने की कोशिश करता है तो उस पाइप के जरिए जो है वो पहले से ही निकाला जा सके। इस टनल के अंदर भी बताया जाता है कि पाइप डाला जा सकता था, अगर वो पाइप पड़ा रहता तो अंदर इस तरह की विपदा आती ही नहीं, वो पाइप के जरिए ऑलरेडी बाहर आ गए होते बड़े आसानी से। अब टनल से बाहर आने वाले मजदूरों के लिए एम्बुलेंस भी पहले से ही तैनात कर दी गई थी और ऋषिकेश एम्स में भी उनके भर्ती की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी ताकि उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। उत्तरकाशी से सैयद आमिर हुसैन के साथ न्यूज स्टेट। तो इजरायल यूक्रेन से लेकर यमन तक जब जब हिंदुस्तानी नागरिकों पर संकट की आंच आती है, भारत चट्टानी इरादों के साथ बारूदी बैटल ग्राउंड में उतरा और हर हिंदुस्तानी को उनके घर तक सही सलामत पहुंचाने का सामर्थ्य भी है, जो हर चुनौती को पार करने का साहस दिखाता है। और यही दमखम दिखा ऑपरेशन सिलक्यारा में। ये काल को मात देने का जश्न है। ये पहाड़ पर पहाड़ जैसी चुनौतियों से पार पाने वाले देवदूतों का परचम है। ये वो हौसला है जो बताता है कि मौत की गुफा से 41 जिंदगियों को बाहर निकाल लाने का मादा हिंदुस्तानी देवदूतों के पास है।
मौत की गुफा से लेकर बारूदी बैटल ग्राउंड तक कैसे कैसे भारत ने भारतीयों को संकट के मझधार से बाहर निकाला, ये आपको बताएं। उससे पहले ऑपरेशन सिलक्यारा को कामयाब बनाने वाले खास पलों को देखिए। ऑपरेशन जिंदगी के वो 49 मिनट। पिछले 17 दिनों के संकट पर मंगलवार शाम का 49 मिनट हावी हो गया। जिस मंगल घड़ी का देश को बेसब्री से इंतजार था, उसे मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में 49 मिनट का वक्त लगा। 49 मिनट में सभी 41 मजदूर बारी बारी से बाहर आते गए और इस तरह 41 परिवारों के अनमोल खुशियां भी लौट आई। देश की जान में जान आई। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के कहते हैं एक सैनिक किसी भी पद पर हो, मगर उसके अंदर का सैन्य अनुशासन और मिशन पूरा करने का जज्बा कभी कुंद नहीं होता। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी एक सैनिक की तरह मोर्चे पर डटे रहे। ऐसे टेरेन का वीके सिंह को लंबा तजुर्बा है। साथ ही साथ सफल रेस्क्यू कराने का हुनर भी उन्हें खास बनाता है। विदेश में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन में लीड लेने वाले जनरल वीके सिंह ऑपरेशन सिलक्यारा में शिद्दत से जुटे और पूरा कराया। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा है कि जहां तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो हर हिंदुस्तानी को संकट से बचाने की गारंटी देता है, चाहे मौत की गुफा हो या फिर बारूदी बैटल ग्राउंड। जब जब देश विदेश में भारतीयों पर कोई आंच आई तो एक ही आवाज सुनाई दी, इंडिया इज कमिंग टू टेक यू होम। ऑपरेशन अजय, यही है वो रेस्क्यू मिशन जिसके जरिए वॉर जोन इजराइल से सभी भारतीयों को पिछले महीने निकाला गया। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और बर्बर हमले के बाद युद्ध की चिंगारी भड़की, युद्ध शुरू होने के 4 दिन के अंदर ही भारत ने भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत के विमान लगातार चक्कर काटते रहे। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग निकाले गए, जिसमें सिर्फ भारत के ही नागरिक नहीं है, बल्कि कई देशों के नागरिक शामिल हैं। पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल में ये चौथा सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन है। 2015 का ऑपरेशन राहत, वो जनवरी 2015 का वक्त था जब पीएम मोदी को देश की कमान संभाले अभी 9 महीने भी नहीं गुजरे थे। तब मिडिल ईस्ट में हजारों भारतीय फंस गए थे। बैटल ग्राउंड था यमन, जब हूती के हथियारबंद आतंकियों ने सिविल वॉर की आग भड़का दी थी। जो सामने दिखता उसे गोली मार देते। पूरा यमन अराजकता की आग में जल रहा था। उस दौरान पीएम मोदी ने तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को एक स्पेशल टास्क दिया और यमन से भारतीयों को निकालने का प्लान बनाया। ऑपरेशन राहत लॉन्च कर 6 दिनों के अंदर 1500 से ज्यादा भारतीयों को समंदर के रास्ते निकाला गया। ऑपरेशन राहत के किस्से दुनिया भर में सुनाए जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब हूती की नेवल फोर्स कौन सी शिप को निशाना बना दे। लेकिन खतरनाक ऑपरेशन को भारत ने पूरा कर दिखाया। भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे नागरिकों की भी जान बचाई। ऑपरेशन गंगा, कोरोना काल की त्रासदी के बाद एक और संकट भारतीयों पर आया। रूस और यूक्रेन की जंग में हजारों भारतीय छात्र फंस गए थे। कई फ्रंट पर छिड़ी लड़ाई में जब महाशक्तियों के विमानों ने लैंडिंग से इनकार कर दिया था, तब भारत का विमान वॉर जोन में लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 798 छात्रों को भारत लाया गया था।
इसके अलावा रोमानिया से 200, हंगरी से 210 और पोलैंड से 208 भारतीय छात्र वापस लाए गए थे। इसी के साथ